पाई के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि आगे का कल्चर कैसा था, ओल्डन कल्चर हमारा कैसा था। तो पुराने लोग जो हुआ करते थे वो बेसिकली लोग शिकार किया करते थे जानवरों का, और अपना एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना लगा रहता था। जैसे जैसे मौसम चेंज होता था वो इधर से उधर ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, ये अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह, मान लो उन्होंने कोई शिकार कर लिया, उस शिकार को एक जगह से दूसरी जगह लाना आसान नहीं हुआ करता था। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा हो कि जिससे हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। तो उन्होंने एक पहिए के बारे में सोचा कि कुछ ना कोई कोई गोल चीज़ बनाई जाए। तो गोल चीज़ को लुढ़काना आसान है, ठीक है, उसको रोल करना आसान है, रोलिंग मोशन है वो इजीली कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने गोल चीज़ के बारे में सोचा, ठीक है, सर्कुलर चीज़ के बारे में सोचा। तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए उन्होंने पहिया के बारे में सोचा कि क्यों ना पहिया, एक गोल चीज़ बनाई जाए, पहिए की चीज़ बनाई जाए। तो सबसे पहले उन्होंने एक पत्थर का पहिया बनाया। ठीक है, तो पत्थर पत्थर के पहिए को बनाया और काफ़ी उन्होंने मेहनत करी उस चीज़ के लिए। और जब वो बनाया तो काफ़ी खुश हुए कि देखो हमने कोई गोल सी चीज़ बना दी है जो गोल गोल घूम के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मगर ये काफ़ी हैवी होती थी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उसके कुछ अल्टरनेट सोचने शुरू करे। तो अल्टरनेट जब उन्होंने सोचा तो वुडन का उन्होंने एक पहिया बनाया। ठीक है, वुडन का पहिया बनाने के बाद क्योंकि ये काफ़ी हल्का भी होता था और इसको घुमाना भी थोड़ा आसान होता था। ठीक है, तो उस पर काम करना उन्होंने शुरू करा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्होंने देखा कि इस पहिए के अंदर कुछ परेशानी आ रही है। उन्होंने इसकी गाड़ी जब बनाई तो वो क्या देखते थे, इस चीज़ के अंदर कोई परेशानी आ रही है। परेशानी क्या है कि ये थोड़ा झटके लेकर चलता है। ठीक है, बार बार झटके ले रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ को काफ़ी परेशानी लगी और उन्होंने समझा कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने निकाला कि ये जो शेप बनी है ना, अभी ये पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं बनी है। ठीक है, तो अगर ये सर्कुलर नहीं बनी है तो हमें इसे सर्कुलर बनाना होगा। और बनाना कैसे होगा कि इतना, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हो चुकी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से बिल्कुल सर्कुलर बनाना आसान नहीं था। तो उन्होंने कुछ उनके जो उनके उस टाइम पे जो साइंटिस्ट होते होंगे, उन्होंने उसके बारे में सोचा। सर्कल बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, उन्होंने एक रेशो बनाया। रेशो क्या बनाया, तो उन्होंने ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस था सर्कल का, तो गोल बनाने के लिए उन्होंने देखा कि आप देखेंगे यहाँ पर टाइम के साथ साथ उसका सर्कुलर जो था वो शेप अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन वगैरह इन सब चीज़ों का ख्याल किया जाता है आजकल। तो उन्होंने सर्कुल बनाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं इसका एक सर्कमफ्रेंस, इसके बाहर वाले एरिया को क्या कहा उन्होंने, जो बाहर का जो कवर शो हो रहा है एरिया, उसको हमने कहा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और जो एक इसकी रेडियस थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा। और उन्होंने कहा कि सर्कमफ्रेंस का और डायामीटर का अगर हम रेशो निकालते हैं, किस चीज़ का, कि सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशो निकालते हैं, तो अगर वो रेशो 22/7 या इसका मल्टीपल होता है तो वो चीज़ हमेशा सर्कुलर होती है। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा देखा कि जब भी कोई नंबर लेते थे उसको डिवाइड करते थे तो वो 22/7 के आसपास अगर आ जाता है, कटते कटाते किसके बराबर आ जाता है, 22/7 या 3.14 की वैल्यू के बराबर आ जाता है, तो वो चीज़ सर्कुलर बन जाती है। ठीक है, किस किस का रेशो, तो सर्कमफ्रेंस का हम आगे देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस का रेशो, पहले हमने सर्कमफ्रेंस किया, उसको डायमीटर से हमने डिवाइड करा। तो जब इन दोनों का रेशो निकाला तो उन्होंने क्या देखा कि वो हमेशा किसके बराबर आता है, वो 3.14 और पाई के बराबर आता है। तो इस रेशो का उन्होंने एक नाम रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे भी हम एक पहले भी हम लोग क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं कि दो चीज़ों का रेशो, जैसे हमने वोल्टेज और करंट के रेशो के बारे में पढ़ा है कि वोल्टेज और करंट का रेशो क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है, एक कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट टर्म का एक नाम रख देते हैं। इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस और डायमीटर भी एक रेशो हमारे पास था जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसका उन्होंने नाम रखा। ठीक है, तो जब उन्होंने इसका नाम रखा तो क्योंकि ये ग्रीक साइंटिस्ट ने सर्च करा सबसे पहले इसके बारे में, तो उन्होंने जो ग्रीक अल्फ़ाबेट थे उनसे एक वर्ड निकाला जिसका नाम था पाई। अब ये अल्फ़ाबेट, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं उनके अंदर 16 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है पाई। तो इन्होंने इसका नाम पाई रख दिया। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें इसके बारे में, तो सर्कमफ्रेंस को सी से कह लेते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और वो हमारे पाई के बराबर हो जाता है। अब इसके ऊपर उन्होंने आगे वर्क करा, यहाँ पर मैंने टेबल के अंदर शो करा है आपको, 16 नंबर पे आप देख सकते हैं पाई है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने इस पर आगे वर्क करा। तो क्या देखते हैं कि बाई 22/7 नंबर, अगर कोई भी चीज़ 22/7 है या इसका मल्टीपल है, मतलब 42/14 हो जाए। ठीक है, तो 44/14 हो जाए, इस तरीके से अगर इसके मल्टीपल आते रहेंगे, या 3.14 वैल्यू आती है, इसके मल्टीपल आते रहेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, वो चीज़ कैसी है, सर्कुलर है। तो इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, आगे डिस्कस करना शुरू करा। ठीक है, तो 22/7 का रेशो हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हमने पाई कहना शुरू कर दिया। 22/7 के रेशो को क्या कहना शुरू कर दिया, इसके रेशो को ही हमने पाई कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 जो है वो डायमीटर है और सर्कमफ्रेंस जो है उसका 6.28 है। तो अगर हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये चीज़ कैसी नज़र आ रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इसको डिवाइड करके देखें, तो सर्कमफ्रेंस को अगर आप डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वैल्यू कितनी आती है, 3.14 आती है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कैसी होगी, एक सर्कुलर शेप के अंदर होगी। इसी तरीके से हमारे पास 12.56 है और डायमीटर इसका 4 है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो अब भी 3.14 ही आता है। इसका मतलब हमेशा हमें अगर कोई भी चीज़ 22/7 या 3.14 के मल्टीपल में मिलती है तो वो चीज़ हमें कैसी मिलेगी, वो चीज़ हमें सर्कुलर मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर फिर आगे डिस्कस किया गया। इससे हमने एक सबसे पहले जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बना, इन्हीं दोनों की हेल्प से हमने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम आज के टाइम पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो हम कहते हैं वो कैसे निकाला, तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस को किससे शो डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर किसी भी सर्कल का अगर उसकी रेडियस मालूम हमें आर है तो उसका डायमीटर कितना होता है, 2r होता है। तो 2c/2r किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो जब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या आया हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया पाई इंटू 2r। ठीक है, इसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के नाम से जानते हैं। इस तरीके से पहला फॉर्मूला हमारे सामने आया। ठीक है, तो जितने भी हम सर्कुलर शेप देखते हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो जिसके अंदर भी सर्किल का यूज़ हो रहा है, स्फेयर हो, ठीक है, सिलेंडर हो, कोन हो, उन सब चीज़ों के अंदर पाई आता है। तो आपको ये भी याद रखना आसान होगा कि पाई कौन कौन से फॉर्मूले के अंदर आता है। तो वो जितने फॉर्मूले जिसके अंदर सर्किल आता है कहीं ना कहीं, वहाँ पर क्या आता है, बेसिकली पाई भी हमारे साथ आता है। तो जहाँ पर भी आपको पाई समझ आ जाए तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये पाई इसलिए आया है क्योंकि हमें कोई चीज़ गोल बनानी है। ठीक है, गोल बनाने की, गोल वो कब बनेगी, जब रेशियो 22/7 के बराबर होगा तभी वो पाई बनेगी, अदरवाइज वो पाई नहीं बनेगी। ठीक है, सर्किल नहीं बनेगा। अब पाई की वैल्यू, क्योंकि तो हमने देख लिया है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। क्या ये वैल्यू रियल में 3.14 के बराबर आ जाती है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इसकी जो एग्जैक्ट है, ये बेसिकली पाई जो है हमारा, ये पाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट हुआ है और ना ही ये रिपीट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो 3.14159265358979323838462643 इस तरीके से नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन थी, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने चाहा कि हम जो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, कहीं तो ये टर्मिनेट होगा। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूले बनाए, अलग अलग थ्योरीज बनाई, मगर वो पाई को, अपनी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई है, मगर वो पाई की वैल्यू कभी भी पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए। क्यों कैलकुलेट करना चाहते थे, उसका रीज़न था कि अगर पाई की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी तो जो हमारा सर्कुलर शेप बनेगा वो भी एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे हम, मगर ऐसा नहीं हो पाया, काफ़ी मुश्किल रहा। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास जो बड़े बड़े कंप्यूटर आए, ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, तो उसकी कंप्यूटर की हेल्प से भी जब हमने सॉल्व करी तो हम ये देख पाते हैं कि उसकी हेल्प से भी हमारी जो पाई की वैल्यू नहीं निकल पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज भी हमारे लिए एक परेशानी का सबब है कि आज भी हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, तो मगर अब पाई के साथ में कुछ और भी फैक्ट जुड़े हुए हैं, खाली पाई की हमारी ये बात नहीं है, पाई के साथ कुछ फैक्ट भी जुड़े हुए हैं। आज हम ना पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं, पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। तो पाई डे जो हमारा सेलिब्रेट होता है वो हमारा 14 मार्च को होता है। किस दिन सब सेलिब्रेट करते हैं हम, तो पाई डे हम 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न आता है वाई वी चूज़ दिस डे। तो उसका रीज़न है, देखिए मार्च जो है ना थर्ड मंथ है, तो हमारे पास क्योंकि पाई की वैल्यू में क्या आता है, 3.14 आता है और मार्च हमारा थर्ड मंथ है, तो इस तरीके से तो हमने मार्च ले लिया, और क्योंकि पॉइंट के बाद 14 आता है तो इसलिए हमने डेट को क्या ले लिया, 14 ले लिया। इस तरीके से हम 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पाई, यानी ये जो पाई की डेट, जो पाई डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जो दिन है हमारा, ये हमारे कुछ साइंटिस्ट के साथ भी जुड़ा है। कभी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं गम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन यानी कि 14 मार्च के ही दिन हमारे एक बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, वो उनका जन्म हुआ था, उनकी बर्थ हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत खुशी का दिन हो गया कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट हमारे 14 मार्च के दिन पैदा हुए हैं। ठीक है, अब ये इत्तफाक कह सकते हो, या कोई भाई भगवान की मर्ज़ी हो या ऊपर वाले की मर्ज़ी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो 14 मार्च को हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बर्थ ऑफ 14 मार्च इनकी। उसके बाद अगर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो एक हमारे साइंटिस्ट सेकंड गुजरे हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड साइंटिस्ट है हमारे, इनको आप देखें तो ये साइंटिस्ट की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हमारे, इनकी क्या हुई थी, 14 मार्च के ही दिन डेथ हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 14 मार्च हमारे लिए खुशी का भी दिन है और 14 मार्च हमारे लिए गम का भी दिन है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, शेयर भी करें। इस तरीके से मेरी
आप लोग ये जो काम करते हैं इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे की वीडियो भी बना पाता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।